आज मैं कुंदन कुमार इंग्लिश की पोएट्री फॉर्म में जब हम पोएम की स्टडी करते हैं इसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं जिससे हम इसको पोएटिक डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी इसे लिटरेरी डिवाइस के नाम से भी कुछ टीचर्स को बताने की कोशिश करते हैं। नहीं, आज मैं उसी की चर्चा करूँगा जिसमें आप देखेंगे कि जैसे ओनोमेटोपिया, एनाफोरा, इमेजरी, आयरनी, इसी प्रकार के कुछ ऐसे वर्ड जिसको फिगर ऑफ स्पीच के रूप में यूज़ किए जाने वाले होते हैं, उसका हम इस्तेमाल कहाँ कहाँ कैसे करते हैं उसको आप देखेंगे। ओनोमेटोपिया के जिसको कहते हैं ध्वनि अनुकरणात्मक शब्द, दिस यूज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेजरी। ये क्या है? तो एक प्रकार का एक साउंड वर्ड्स का प्रयोग है जिसका इस्तेमाल खास करके हम ड्रामेटिक इफेक्ट और ऑडिटरी इमेजरी दिखाने के लिए जिसका हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उसी को हम ओनोमेट्रोपिया के नाम से। जैसे पैटर इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स, इट इज़ द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप। जो बच्चे थोड़ा सा 9th क्लास में CBSE में जो एक पोएम है पढ़ाना, उसमें देखते हैं रेन ऑन द रूफ एक पोएम है जो कि कोर्ट्स किनी के द्वारा लिखा गया है। तो ये उसमें पैटर वर्ड एक आता है जिसके हम बूंदों की थपथपाहट कहते हैं। कहते हैं जब बूंद जब गिरता है तो उसकी भी थपथपाहट होती है ना, उसी को हम पैटर कहते हैं। तो ये भी क्या है, किसी भी ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है और एक ड्रामेटिक इफेक्ट भी दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को ओनोमेट्रोपिया के नाम से जानेंगे। एक होता है एनाफोरा। एनाफोरा किसे कहेंगे? तो एनाफोरा जिसको हम कहते हैं आदि पुनरुक्ति, इट रेफर्स टू द रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वर्सेस। याद रहे कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि बार बार रिपीट किए जाते हैं, जो कि वो फर्स्ट पार्ट में ही इस वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है और उस भी सेकेंड लाइन में भी सेम इसी प्रकार का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस प्रकार के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, इसी को एनाफोरा के नाम से जानते हैं। जैसे जो बच्चे थोड़ा सा फायर एंड आइस की स्टडी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखित पोएम है, इसमें आप जब पढ़ेंगे फायर एंड आइस तो उसमें आप देखेंगे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में समाहित हो जाएगी, आग में खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं नहीं कि दुनिया आइस में खत्म हो जाएगी। तो यहाँ समसे जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये क्या है, एनाफोरा है। तो इमेजरी जिसको हम अलंकृत भाषा या इसको हम कल्पना के रूप से भी ले सकते हैं, जो कि एक प्रतिबिंब से इसका इस्तेमाल किसी रूप को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे इमेजरी इज यूज्ड टू मेक रीडर्स परसीव थिंग्स इन्वॉल्विंग देयर 5 सेंसेस। कहते हैं इमेजरी का इस्तेमाल खास करके रीडर्स को महसूस कराने के लिए, समझाने के लिए, जिसमें थिंग्स को इन्वॉल्व किया जाता था कि उनके 5 सेंस उसमें अच्छे रूपों से काम कर सके। जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। जब आप अगर उसमें पढ़ेंगे तो इसमें आइस को, फायर को, सबको अलग रूपों में दिखाया गया है। तो उसी में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड आग में समाप्त हो जाएगी और कुछ लोग तो कहते हैं नहीं ये क्या होगा, तो आइस इसको डिस्ट्रक्ट की ओर लेके जाएगा, जो कि वो भी महान से कम नहीं होगा, क्योंकि वो भी अल्सो ग्रेट है। दूसरी मैं बातें करती हूँ कि आयरनी किसे कहेंगे? आयरनी इज द मेड ऑफ ए स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एक्चुअली द अपोजिट ऑफ दैट विच इज लिटरली कन्वेड। आयरनी हम उसी को बोलेंगे जिसमें व्यंग्योक्ति, उसकी विडंबना कहते हैं। मतलब क्या कि एक स्पीच को बनाने के लिए एक आयरनी इज द मोड ऑफ स्पीच। आयरनी क्या है? तो एक स्पीच का एक ऐसा मोड है जिससे कि रियल मीनिंग को, द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली सही तो होता है लेकिन उस समय उसका इस्तेमाल हम अपोजिट के रूपों में करते हैं। जैसे जो कि लिटरली कन्वेंट उसके बताने की कोशिश करता है लेकिन उसका मीनिंग हमेशा किस पोर्शन में रहता है, तो हमेशा देखा जाए तो उसका मीनिंग कुछ और रहता है लेकिन हम उसको कहते कुछ और हैं। नहीं, जैसे कि आप इसमें देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा, जैसे कि वर्ड आप देख रहे हैं ना एग्जाम्पल में, तो आप देख भी रहे होंगे कि दिया है कि नो डाउट बट यू आर द पीपल एंड विजडम शैल डाई विथ यू। आप देखते हैं ना, कहते हैं सही बात है, कुछ नहीं, क्योंकि आप लोग तो लोग हैं ना, और कभी कभी लोग होते हैं ना, क्या होते हैं कि लोग तो मर जाएंगे, साथ साथ में विजडम शैल डाई विथ यू, साथ साथ में आपकी जो विजडम है, जो आपकी बुद्धि है, वो भी आपके साथ मर ही जाएंगे, क्योंकि आप लोग तो लोग हैं ना।
बोला क्या कि जैसे द क्रो इज नॉट एसोसिएटेड विथ गुडनेस बट स्टिल नॉट अ गुड एक एक्शन बिकॉज इट सुक ऑफ द स्नो। जानते हैं ना क्रो, क्योंकि वो ठीक नहीं है। क्रो को यहाँ डेथ से भी मूड को खराब करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यहाँ गुडनेस को नहीं शो करता। लेकिन अभी यहाँ जो इसका जो स्टिल मेड गुड एक्शन, क्योंकि इसका किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब अगर स्टडी करे होंगे द डस्ट ऑफ स्नो में तो आपको पता होगा। तो उसी में बिकॉज क्योंकि उसने क्या किया कि आया और पेड़ को हिला दिया और इसी कारण जो पोएट का जो मूड है बिल्कुल चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ये आयरनी का इस्तेमाल किया गया। रहता कुछ है और आप दिखाते कुछ हैं, नहीं, उसी को हम आयरनी कहते हैं। दूसरा में क्या बोला, हाइपरबोल। हाइपरबोल को हम क्या बोलेंगे, जिसको अतिशयोक्ति कहते हैं इसको, नहीं। इन हाइपरबोल स्टेटमेंट इज एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। हाइपरबोल में क्या होता है ना कि ये भी प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो कि इसी स्टेटमेंट के द्वारा ज़्यादा बोलते हुए भी इसको एम्फैटिक बनाया जाता है। जैसे एंड 1000 रिकलेक्शन का मतलब, जो कि अभी आप यहाँ देख भी रहे हैं, नहीं, जो कि यहाँ एंड 1000 रिकलेक्शंस एंड 1000 फैंसीज, देख रहे हैं ना, ये सेम। क्योंकि रेन ऑन द रूफ में जो क्लास 9th में जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये लाइन बार बार रिपीट की गई है, एंड 1000 रिकलेक्शंस एंड 1000 फैंसीज। जब वो पोएट बार बार किसी पीछे वाले लाइफ के जो रिकलेक्शंस करते हैं उसमें और बार बार जो अपनी फैंसीज को दिखाने की कोशिश करते हैं, उस समय के लिए हम हाइपरबोल का स्टडी करेंगे, जिसको अतिशयोक्ति के नाम से जानते हैं। दूसरी की बात बोले कि ऑक्सीमोरॉन और एलूजन किसे कहते हैं। एलूजन की चर्चा जब मैं करूं तो आप देखेंगे यहाँ एलूजन क्या है। तो एन एलूजन इज अ रेफरेंस टिपिकली ब्रीफ टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, इवेंट और अदर लिटरेरी वर्क विथ विच द रीडर इज प्रिजम्बली फैमिलियर। जानते हैं ना, एलूजन जिसको उल्लेख या संकेत के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, तो प्रकार का रेफरेंस है जिसका इस्तेमाल खास करके संक्षिप्त रूपों से, विशिष्ट रूपों से कभी कभी किया जाता है। किसके लिए भी, पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग के लिए, इवेंट के लिए, और इसके अलावा और दूसरे लिटरेरी वर्क के लिए भी कर सकते हैं, जो विथ विच द रीडर इज प्रिजम्बली फैमिलियर, जिसका इस्तेमाल खास करके रीडर संभवतः जाने पहचाने वर्ड के लिए करते हैं। जैसे हीज स्माइल इज लाइक क्रिप्टोनिट टू मी, उसका जो स्माइल है सेम उसी प्रकार से जैसे कि वो क्रिप्टोनिट टू मी मुझे करने के लिए इस्तेमाल। जैसे इसी जो अभी आप देखेंगे ये किससे लिया गया है, तो सुपरमैन वीकनेस है, इससे लिया गया है। दूसरा में क्या बोला कि ऑक्सीमोरॉन किसे बोलेंगे। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभास, जिसमें आपने क्या देखा कि ऑक्सीमोरॉन जो वर्ड है इसका मतलब जो कि आप जानते हैं कि ऑक्सीमोरॉन हम किसे कहते हैं। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभास। इसमें ना जब आप स्टडी करेंगे तो आपको पता होगा कि ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस, जो कि आपके यहाँ लिखा मिल भी रहा है कि ऑक्सीमोरॉन क्या है। तो ऑक्सीमोरॉन एक ऐसा स्पेशल विपरीत एंटीथेसिस का एक ऐसा स्पेशल फॉर्म है जिसके द्वारा वेयर बाई टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज, जिसमें दो कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न कर देने वाली क्वालिटीज आर प्रेडिक्टेड, जिसकी भविष्यवाणी भी की जाती है उसके बारे में सेम उसी समय एट वंस तुरंत ऑफ द सेम थिंग, उसी सेम थिंग के बारे में आपको क्या बता दिया जाता है कि उसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन उत्पन्न कर दिया जाता है। जैसे जब इस लाइन को आप देखेंगे, सो इनोसेंट आर सो कनिंगली सिंपल, देख ना कि यहाँ इनोसेंट वर्ड को भी इस्तेमाल कर दिया है और यहाँ कनिंगली वर्ड को भी। एक तरफ इनोसेंट भी है, निर्दोष भी है, क्यूट भी है, दूसरा में क्या है कि कनिंगली चालाक भी है, नहीं। तो सो इनोसेंट का आर्क, सो कनिंगली सिंपल। तो जिस सेंटेंस में आप देखेंगे, जिस लाइन में आप देखेंगे कि एक ही टू वर्ड जो यहाँ पॉजिटिव है, एक ही टू वर्ड या नेगेटिव है जो कि कंट्राडिक्शन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ऑक्सीमोरॉन के नाम से जानते हैं, नहीं। और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में, खास करके CBSE 10th वाले में जो एग्जाम में जो आते रहते हैं, कोई लाइन दे देगा, बताओ कि इसमें किस प्रकार का पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस या फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें आप इसको आसानी से समझ भी लेंगे और उसको आप बना भी लेंगे, ठीक है। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, इसे शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट।